असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने आज रियासत के 6 मकामात से निकाली जन विश्वास यात्राएं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा, ये यात्रा बराह रास्त बातचीत के जरिए 403 असेंबली हलकों के लोगों का हासिल करेगी एतमाद। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अमृत महोत्सव के तहत काकोरी एक्शन के शहीदों के अहले खानों को एजाज से नवाजा। रियासत के वजीर बराए शहरी तकियात आशुतोष टंडन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से 60 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हर तीसरे दिन हो रहा है दोगुना। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 89 ममालिक में फैल चुका है इन्फेक्शन। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज रियासत के 6 मकामात से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। ये यात्राएं बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से निकाली गईं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राम मनोहर लोहिया के जाय पैदाइश अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जन विश्वास यात्रा 6 जगहों से शुरू होकर 403 असेंबली हलकों से निकलेगी और तकरीबन 4 करोड़ शहरियों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हुए लोगों का एतमाद हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी पार्टियों के अवामी जलसों में जो भीड़ होती है वो हमारे कारकुन इजलास के मसावी होती है। सारे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा ये 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभाओं में होकर लगभग 4 करोड़ नागरिकों के साथ सीधा संपर्क करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी। इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से योगी जी के राज में 4 साल में 3 नई मिलें खुली हैं और 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान योगी जी ने गन्नों का किया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी अखिलेश का भी भुगतान किया है। मरकजी वजीर दफा राजनाथ सिंह ने झांसी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आगाज किया। इस दौरान वजीर दफा ने रानी लक्ष्मीबाई अहल्या अलाउद्दीन की सरजमीन को प्रणाम किया और कहा कि ये बहादुरों की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि सियासत आवाम की आंखों में आंखें डालकर करना चाहिए, उनसे नजरें चुराकर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी कोई बात गलत हुई है तो माफी मांगने को तैयार हूं। हम जीतेंगे तो अवाम का दिल जीतकर जीतेंगे। लीडर अवाम को गुमराह करके वोट डालकर चले जाते हैं। उन्होंने जन विश्वास यात्रा से खिताब करते हुए कहा कि एतमाद का ये बहरान कांग्रेस कम्युनिस्टों ने पैदा किया है। हमारा अहद है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से अब झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीत कर हम उसका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो हम लोगों ने कहा वह करके हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन मैं जानता हूं आजादी हासिल हुए लगभग 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता को बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे वादे किए। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होगा उन नेताओं ने, तो शायद आज हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होगा। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया और देश के नेताओं पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया, टूटता चला गया। नेता आते हैं, नेता बराबर इधर उधर की बातें करके जनता को गुमराह करके उनका समर्थन लेकर चले जाते हैं।
नेताओं के प्रति और भारतीय राजनीति के प्रति एक विश्वास और संकट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया है। भारतीय राजनीति में पैदा हुई विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भाइयों, जो हम कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। प्राण जाई पर वचन न जाई, यह है हमारा संकल्प। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत के तरक्की के सफर को अवामी एतमाद में बदलने और अवाम का आशीर्वाद हासिल करने के लिए रियासत के 6 मकामात से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। वजीर आला ने कहा कि आज हमारी हुकूमत के 5.25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इस दौरान पूरी रियासत में एक भी फसाद नहीं हुआ। माजी में माफियाओं और मुजरिमों के जरिए जो ताजिर भागते गए थे वो सभी आज वापस आ गए हैं। आज कोई भी ताजिर, कोई हिंदू रियासत से नकल मकानी नहीं करता है, बल्कि पेशावर मुजरिम और माफियाओं की नकल मकानी होती है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को मकान मिल जाना, एक गरीब को बिजली का मुफ्त कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को मुफ्त बैतुल खला मिल जाना, एक गरीब को 5 लाख रुपए का सेहत बीमा कवर मिल जाना। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वादा किया हो? कौन ऐसा कार्य है? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था, लेकिन एक गरीब का हक था, मोदी जी ने वो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन के बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने काकोरी शहीद स्मारक के मकाम पर शहीदों के अहले खाना को एजाज से नवाजा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि हमारे बहादुरों ने 1925 में काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज दिया था। लखनऊ में काकोरी के वाक़े के बहादुरों में राजेंद्र नाथ लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहिरी को 17 दिसंबर को ही फांसी दी गई थी। वजीर आला ने कहा है कि भारत की आज़ादी इनकलाबियों की कुर्बानी का नतीजा है। इन इनकलाबियों की तरगीब से आज़ाद भारत के आज़ादाना माहौल में मुल्क की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए गाँव, गरीब, किसान, ख्वातीन और समाज के सभी तबकों की तरक्की के लिए हुकूमत काम कर रही है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन देश के लिए मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आजादी के 75 वर्ष हम सबको आत्मावलोकन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 वर्षों में। अमृत काल है। अमृत काल में देश के हित में कुछ करेंगे तो उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो फिर उस अपयश के पाप से जीवन भर लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए जो पंचमंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए इस अवसर पर, उसका अंगीकार करने की। यह अमृत महोत्सव ऊर्जा का होना चाहिए, देश की आजादी की ऊर्जा का, क्रांतिकारियों के विचारों का, भारत के कल्याण का, भारत को दुनिया के अंदर एक महाताकत बनाने का। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। रियासत के वजीर बराए शहरी तरक्यात आशुतोष टंडन ने आज लखनऊ की पॉलिटेक्निक चौराहे से 60 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा और मथुरा के लिए 1140 बसें खरीदी गई हैं, जिसमें से अभी तक 1007 बसें ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। आशुतोष टंडन ने कहा कि हुकूमत शहरी अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के मकसद से मुसलसल कोशा है। आज का प्रोग्राम इसी का एक हिस्सा है। आज 60 इलेक्ट्रिक बसों को अभी झंडी दिखा के यहाँ रवाना किया गया लखनऊ महानगर के लिए। ये भारत सरकार की योजना है फेम 2। उसके तहत उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग को 700 इलेक्ट्रिक सिटी बसें प्राप्त हुई हैं और वो विभिन्न महानगरों में अलग अलग संख्या में, बड़े महानगरों में 100 से छोटे महानगरों में 50 और अन्य में 25 की संख्या में ये आरंभ हो रही है और संभवतः दिसंबर माह में ये सभी बसें क्रियाशील हो जाएंगी। लखनऊ में इस योजना के पहले 2 साल से 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और 100 इस योजना में आएंगी, यानी 140। सेंटर पर तिब्बी शोबे में जदीद तकनीक पर तहकीक की जाएगी और स्टार्टअप की मदद की जाएगी। इस सिलसिले में दूरदर्शन ने IT वजीर ममलकत से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री राजीव चंद्रशेखर जी। ये स्टार्टअप्स कितने कारगर साबित होंगे स्वास्थ्य सुविधाएं बदलने में बीमारू स्टेट्स जैसे में? देखिए, मैं मानता हूं कि ये इस मेडटेक सेंटर के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो यूपी में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, और दूसरा ये जो पोस्ट कोविड के रियलिटी में जो दुनिया में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में, उसका सेंटर बने लखनऊ। तो मैं मानता हूँ इसका दोनों उद्देश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी और डिजिटल उत्तर प्रदेश और डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो मैसेज भी है हमारा, उद्देश्य भी है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने निर्यात को बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इस तरह के स्टार्टअप से, और आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, क्योंकि 75 से 80% इक्विपमेंट हम अभी भी विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। जो हमारे इतना हम ड्यूरिंग कोविड हम ये जान चुके हैं कि हमारे डिपेंडेंस
इंपोर्ट्स में, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना ज़्यादा है। और इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नए प्रोडक्ट्स, नए जनरेशन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारे युवाओं में काबिलियत है। और इसमें इस कॉन्फिडेंस के साथ हमने इस सेंटर को खोला है। और मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में यहाँ से जो टेक्नोलॉजी आएगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आएंगे, इससे हमारे देश में इंपोर्ट्स कम होंगे। और हमारे देश का जो और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया है ड्यूरिंग कोविड, आत्मनिर्भर भारत का, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का, उसके लिए एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सेंटर। यूपी डिजिटाइजेशन में हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, क्या संभावना है आप देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कम होगा डिजिटाइजेशन से? एकदम सही है कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल उत्तर प्रदेश का दोनों का एक बहुत अहम मकसद ये था कि लोगों के लाइफ में, जीवन में बदलाव आए, ताकि उनके जो सब्सिडीज़, उनके जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, पेंशन्स, वो उनके अकाउंट तक पहुँचे बिना करप्शन के, बिना लीकेज के, बिना मिडिलमैन के। और वो जो 2014 से पहले ये लोग कहते थे कि नामुमकिन है, हमारे देश में ये कभी हो ही नहीं सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने कर दिखाया है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम हर गवर्नमेंट के पैसे या स्कीम उन तक डायरेक्टली पहुंचाएंगे, बिना करप्शन के, बिना लीकेज के, बिना मिडिलमैन के। और ये कर दिखाया है और किया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में शक्ति संवाद प्रोग्राम में ख्वातीन के साथ बातचीत की। उन्होंने ख्वातीन को मजीद ताकतवर बनाने की अपनी बात का इयादा करते हुए कहा कि उन्हें अपने आप को ताकतवर बनाना है और अपने हुकूक के तई बेदार रहना है, जिससे उनके हुकूक को कोई छीन न सके। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले इंतखाबात में अपने हुकूक की बात करने वालों की शनाख्त करते हुए उन्हें अपना वोट देने की बात कही। उन्होंने मौजूदा मरकज और रियासती हुकूमत के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी की सदर अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी लीडरान के ठिकानों पर इनकम टैक्स महकमे की टीम मारी को लेकर मौजूदा हुकूमत की तनकीद की। यह भी इल्जाम आयद किया है कि उनका और समाजवादी पार्टी के लीडरान का फोन टैप किया जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग ऐसे अफसर रहे हैं जो खुद को इख्तिदार के नजदीक दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है। और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बयान देने लगे हैं। अखिलेश यादव का जो बयान है कि मेरे फोन टैप कराए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये एकदम निराधार है, ध्यान आकर्षित करने के लिए, इधर से उधर ध्यान भंग करने के लिए। जब बुलडोजर चलता है माफियाओं पर जो उनके द्वारा पाले पोसे गए, तब वो कहते हैं सरकार कार्रवाई कर रही है, गलत कर रही है। जब रेड होती है कहीं और उसमें अगर कहीं उनके लोगों का नाम आता है तो वो कहते हैं गलत हो रही है। और इसी तरह उन्होंने आज ध्यान भटकाने के लिए कह दिया मेरे फोन टैप हो रहे हैं। जब वो मीडिया में गए हैं तो उनको ये भी आधार बताना चाहिए, उन लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए किस आधार पे उन्होंने ये बयान दिया है। मुझे लगता है लगातार झूठ बोलते बोलते उनको ये समझ में आना बंद हो गया कि वो क्या कह रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हर तीसरे दिन दोगुना हो रहा है। अब तक 89 ममालिक में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। इदारे ने कहा है कि तेजी से बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए कुछ शहरों के अस्पतालों में मुतासरीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन इन्फेक्शन उन ममालिक में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकारी काफ़ी ज़्यादा है।
जनूबी एशिया के 7 ममालिक में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। इसे देखते हुए आलमी इदारा सेहत के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा है कि उसका फैलाव रोकने के लिए अवामी सेहत खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तरजीही बुनियाद पर काम करना होगा और समाजी इक़दार को मौसर तरीके से नाफिज करना भी जरूरी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के पास बनाने जा रहे लंगर हॉल का वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को अपने वाराणसी दौरे के दौरान इफ्तिताह कर सकते हैं। 1514 लाख रुपए की लागत से रविदास के जाए पैदाइश में तामीराती काम कराए जा रहे हैं, जिसके तहत लंगर हाउस, सड़कों की मरम्मत, सड़क तामीर और पार्क बनाने जैसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। लंगर हाउस बनने से यहां आने वाले सयाही आसानी के साथ प्रसाद हासिल कर सकेंगे। मंदिर के मैनेजर दौलत राम ने बताया है कि वजीर आजम की तरगीब से इसकी तामीर कराई जा रही है और यहां गुरु रविदास जी का 34 फीट ऊंचा कांसे का मुजस्समा नस्ब किया। ये जो बिल्डिंग नई बन रही है पीछे मेरे दिख रही है आपको, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बनाई जा रही है। ये जो बिल्डिंग है ये एक लंगर हाल बन रहा है। आपको मालूम है कि जब जयंती आती है तो करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं जहां बनारस में आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, उनके लंगर के लिए, उनको ठहरने के लिए ये लंगर हाल के रूप में ये बनाई है। इसमें एट ए टाइम 600 यात्री बैठकर भोजन कर सकते हैं। तो इसके अगल बगल में इसमें जो बन रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ रविदास महाराज जी की 34 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा लगेगी और इसके अगल बगल में जो पौधे लगेंगे। शहरी इलाकों से कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, तामीरात व इंतजाम से निकाले वाले मलबे के साइंसी तरीके से तस्फिये के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए चलाए जा रहे गोरखपुर के बसवार प्लांट में CND वेस्ट प्लांट शुरू करने वाला प्रयागराज रियासत का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। सड़कों, इमारतों और दीगर तामीराती व इन्हिदामी कामों से निकल रहे मलबे जो मुख्तलिफ तरह के माहौलियात से मुतालिक मसाइल के साथ दीगर दुश्वारियां पैदा करते हैं, जैसे नालों को जाम करना और सड़कों की आमदोरफ्त को मुतासिर करना, इसके तस्फिये के लिए CND वेस्ट प्लांट एक मौसर मुतबादिल साबित होगा। तकरीबन 5 करोड़ 63 लाख की लागत से बने इस प्लांट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 4.13 करोड़ और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से 1.5 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इसकी सलाहियत 100 मीट्रिक टन योमिया है, जो कि शहरी इलाकों से हर रोज निकलने वाले 50 से 100 मीट्रिक टन वेस्ट को रिसाइकिल करने का अहल है। प्रयागराज को साफ सुथरा बनाए रखने और मलबे से होने वाली मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी को रोकने के लिए कंपनी के डायरेक्टर अजय सारावाली ने जिले के लोगों से अपने घरों से निकलने वाले मलबे का तस्फिया बसवार प्लांट पर ही कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा जो भी कूड़ा कचरा और अपना ब्रिक्स होती हैं, रोड़ी होती हैं, उन सबको यहाँ पे लाके क्रस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग ब्रिक, पेवर टाइल्स, कर्बस्टोन टाइल इत्यादि बनाते हैं। नगर निगम से पूरा मलबा उठाते हैं। मलबा पूरा कचरे जैसा ही होता है, उसको हम प्लांट में डाल के रिसाइकलिंग करते हैं। उसके अंदर 4 प्रोडक्ट अलग अलग निकलते हैं, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 6 mm और लास्ट में जो निकलता है डस्ट। उसके अंदर से जो ये प्रोडक्ट नया हम जो निकालते हैं वही प्रोडक्ट से हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं और वही ब्रिक्स नगर निगम के उसमें भी काम में आता है। वज़ीर आज़म गरीब बहबूद स्कीम को जहां मरकजी हुकूमत ने मार्च 2022 तक नाफिज कर दिया है, वहीं रियासती हुकूमत ने भी इसके लिए कमर कस ली है। हरदोई में गेहूं और चावल के अलावा रिफाइंड तेल, नमक और चना भी तकसीम किया जा रहा है। पहली बार कंट्रोल से रिफाइंड तेल और नमक पाकर सार्फिन में काफ़ी खुशी है, जिसके लिए वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी ने बताया है कि हरदोई जिले में शहरी इलाकों से लेकर देही इलाकों तक अनाज तकसीम के हदफ को हासिल करने के लिए गेहूं, चावल, तेल, नमक वगैरह को राशन की दुकानों पर पहुंचाया गया है, जिससे उनकी तकसीम जल्द से जल्द यकीनी बनाई जा सके।
भैया सब चीज दे रहे हैं, तेल दे, रिफाइंड दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं और गेहूं भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा चना भी दे रहे हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। लॉकडाउन से सरकार के द्वारा हमें गल्ला एवं इस बार रिफाइंड नमक चना आदि भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी का बहुत धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन में फ्री दिया, इसमें चना है, नमक है और रिफाइंड है, गेहूँ फ्री दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। इस सरकार जो है लॉकडाउन में भी बहुत हमारी मदद की है और इस समय भी, आज इस समय तो पूरा मतलब कोई चीज़ लेना ही नहीं है। नमक है, तेल है, चना है, गेहूं है, चावल है, ये सब बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार का। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मरकजी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम की मुद्दत को बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया है। जिला बहराइच में गेहूं चावल के अलावा सभी कार्ड होल्डर्स कुनबे को 1 किलो रिफाइंड तेल और नमक के साथ चना भी तकसीम किया जा रहा है। 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के फी यूनिट के साथ सभी कार्ड होल्डर्स को 1-1 किलो इजाफी अशिया मिलने से लोगों में काफ़ी खुशी है। जिले के डेहवा शेर बहादुर गांव में चल रहे राशन की तकसीम के मुस्तफदीन ने इसे हुकूमत का काबिल सताइश काम बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। जिला सप्लाई अफसर अनंत प्रताप सिंह ने बताया है कि अब तक कुल 7,977 अहल गृहस्थी और अनंत अंत्योदय कार्ड होल्डर्स के 27 लाख से ज्यादा यूनिट में अनाज की तकसीम की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि माह दिसंबर से लेकर माह मार्च तक जो हमारा नियमित खाद्यान्न है, जिसमें अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो गल्ला मिलता है और गृहस्थी को 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से मिलता है, अब वह भी निःशुल्क मिलेगा। और उसके साथ साथ ही 3 वस्तुएं और भी जोड़ दी गई हैं। प्रत्येक कार्डधारक को, चाहे वो अंत्योदय कार्डधारक हो चाहे वो पात्र गृहस्थी कार्डधारक हो, उसको 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर रिफाइंड तेल और 1 किलो नमक का भी पैकेट दिया जाएगा। और ये सारी सामग्री मुफ्त की है, फ्री की है। इसके लिए किसी उपभोक्ता को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 1 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो चना और 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो नमक मिल रहा है। योगी जी द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। योगी मोदी जी को बार बार धन्यवाद है कि अभी तक तो हमको 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं, ये 5 किलो यूनिट पे मिलता था। और इस बार योगी जी ने हमें तेल भी दिया है 1 किलो, चना भी दिया है, नमक भी दिया है, गेहूं भी दिया है, चावल भी दिया है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले योगी मोदी को कोट कोट धन्यवाद। गेहूं मिला है 20 किलो, चावल मिला है 15 किलो, चने की दाल है, रिफाइंड तेल है, नमक है और मोदी और योगी ने मिलकर बंटवाया है।